नमस्कार साथियों, स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने मई और जून की मंथली मैगजीन को कवर किया है और ये हमने जुलाई माह की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक, ये 3 सेशन हमने कंप्लीट कर लिए। जो आज हमारा नया सेशन चालू होगा वो सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट से चालू होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके लिए फायदेमंद है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसका शेयर करें इसको, जिससे क्या उनको भी लाभ प्राप्त हो। और इस वीडियो की खासियत ये है कि मैं इसको लाइन टू लाइन भी कवर कर रहा हूँ, जिससे एक फायदा ये होता है कि अगर आप वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप सुन के भी मंथली मैगजीन को कवर कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि मैं इसमें पूरी इंपॉर्टेंट एक तरह से न्यूज का तरह से कह सकते हैं कि क्लियर करता हूँ, और जो टॉपिक जरूरी है उन्हीं को बल्कि पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बाकी को निगलेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और क्या क्या हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम विषय सूची देखेंगे, जिसमें आप सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट की विषय सूची को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, तो साइबर सुरक्षा क्या है कि हाल ही में वित्तीय मामलों पर संसद की एक अस्थायी समिति ने साइबर सुरक्षा और साइबर व्हाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है ना। तो इसमें बताया गया है कि जो मौजूदा कानून है उसमें कौन कौन सी खामियां हैं। तो इसमें पाया गया कि साइबर सुरक्षा के लिए मौजूदा विनियामकी व्यवस्था में कई एजेंसियां, निकाय शामिल है ना। प्रत्येक की अलग अलग भूमिकाएं हैं, जिससे क्या होता है कि नियंत्रण, तालमेल, आपसी तालमेल बिगड़ जाता है ना। और साइबर खतरों से निपटने के लिए एकीकृत नजरिया अपनाना कठिन हो जाता है। इसके अलावा क्या है कि अधिकांश सेवा प्रदाताओं ने डेटा केंद्र देश के बाहर स्थित किए, इसलिए ऐसे प्रदाताओं को डेटा प्राप्त करना चुनौती भरा कार्य हो जाता है। तकनीकी संबंधी चुनौती में क्या आता है कि उभरती तकनीक जैसे एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल के कारण डीप फेक जैसी क्या हो रहा है कि तकनीकी जो है ये समस्याएं साइबर सुरक्षा में एक प्रमुख खतरे के रूप में उभर रहा है। मेलवेयर और बॉटनेट की मदद से सॉफ्टवेयर अपराधी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इंटरनेट फिल्टर जैसे तकनीकी नियंत्रण से बच जाते हैं, है ना। व्यापक डाटा हैकर्स जो है वित्तीय प्रणाली पर हमला करते हैं, क्योंकि वित्तीय प्रणाली में बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा शामिल होता है। इंटरनेट का दुरुपयोग हो रहा है, बढ़ते साइबर हमले, जिससे क्या हो रहा है कि भारत 2022 में बड़ी संख्या में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का सामना किया है। इसमें कुल 13.91 लाख मामले दर्ज किए गए, किसमें? सिर्फ साइबर सुरक्षा से। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं क्राइसिस है, जो अपने कानून है उनमें खामियां देखी गई है। तो इसको सुधार के लिए क्या किया जा सकता है कि साइबर सुरक्षा के लिए केंद्रीकृत और मजबूत साइबर सुरक्षा प्राधिकरण सीपीए की स्थापना की जानी चाहिए, जो डिजिटल व्यवस्था में सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करे। निष्पक्ष और अधिक उत्तरदायी उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं मुआवजा नियंत्रण का निर्माण करना चाहिए। क्षमता निर्माण में भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया को अत्याधुनिक साइबर समाधान प्राप्त करने हेतु एक मजबूर नवाचार परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, है ना। साथ ही साथ निजी भागीदारी को भी मजबूत करना चाहिए और समर्पित अधिकारी सभी सरकारी संगठनों और निजी उद्यमों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, है ना। जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए, जिससे क्या हो कि सरकार द्वारा साइबर आतंकवाद सहित संभावित साइबर खतरों से निपटा जा सके। तो ये हो जाएगा। संक्षिप्त सुर्खियों में क्या है कि मुख्य जो अभ्यास है, जैसे जीमेक्स अभ्यास है, वो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत और जापान की द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका 7वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। साल्वेक्स है, भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच साल्वेज और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल का अभ्यास हुआ, जिसका 7वां संस्करण कोची में आयोजित हुआ। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस हुआ 2023 में। यह संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित एक वर्षीय बहुराष्ट्रीय अभ्यास है ना। इसमें भारत, यूएसए, इटली, यूके और सेशल्स ने भाग लिया। और कौन है? एक है नमेडिक एलिफेंट 2023, यह भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इस तरह से हमारा ये सिक्योरिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम जो हमारा नया सेशन है अगला, वो है आपका एनवायरनमेंट का, उसको हम देखते हैं। इन्वायरमेंट में जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023। तो क्या है कि इसमें 2022 में इसका संशोधन 2023 में इसका संशोधन विधेयक पारित किया गया है ना। विधेयक द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन किए गए थे, उसके बाद डायरेक्ट 2023 में किया गया। तब 2002 में जो संशोधन किए थे उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो यह यूएसए की संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता समय सीबीडी 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के मदद करने के लिए लागू किया था, जिसमें क्या था? जैव विविधता का संरक्षण था, है ना।
जैव विविधता के घटकों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना, जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्याय संगत आधार पर साझा करना, है ना। इस अधिनियम में विकेंद्रीकृत त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, है ना, राज्य जैव विविधता प्राधिकरण और जैव विविधता प्रबंधन समितियां। तो इसके आधार पर जैव विविधता को कंट्रोल किया जा रहा था। जो भी आप कह सकते हैं कि जीवों के लिए और जैविक संसाधनों के एक तरह से निष्पक्ष उपयोग के लिए जो भी कानून बनाए गए थे वो इसी के तरह उनको कंट्रोल किया जा रहा था, है ना। और इसमें क्या हो रहा था कि यह अधिनियम जैव विविधता संरक्षण करने वाले और इससे संबंधित एक ज्ञान के सृजन करता तथा धारकों के साथ लाभ साझा करने का प्रावधान करता है। तो ये हो जाएगा। अब यह है कि जैव विविधता संशोधन विधेयक द्वारा जो परिवर्तन किए गए उनको देखेंगे। जैसे 2002 में क्या परिवर्तन किए गए थे और फिर जो वर्तमान में 2023 में जो संशोधन किया गया है उसमें क्या क्या है, मतलब एक तरह से चेंजेस किए गए। तो जैसे प्रावधान में देखेंगे छूट के दायरे में वृद्धि, है ना, तो ये पहला प्रावधान है। तो 2002 में क्या किया गया था कि इसमें जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए विनियामक प्राधिकरण से मंजूरी लेना या सूचित करना अनिवार्य था, है ना। पर वर्तमान में क्या है, पंजीकृत आयुष चिकित्सकों, स्थानीय लोगों और समुदायों को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए जैव संसाधनों के उपयोग के लिए एसएसबी को पहले सूचित करने में छूट प्रदान की गई। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर के लिए मंजूरी। पहले क्या था कि आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेना अनिवार्य था, लेकिन अभी क्या है कि आईपीआर प्रदान करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी पड़ेगी, न कि आईपीआर आवेदन करने से पहले। मतलब जब आपको आईपीआर प्राप्त हो जाएगा तब आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी, उससे पहले नहीं। तो ये परिवर्तन किए गए। लाभ साझा करना, इसमें क्या था कि स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करना अनिवार्य था, लेकिन अभी क्या है कि समुदायों के साथ साथ लाभ साझा करने में छूट प्रदान करता है। अपराध और जुर्माने में क्या है कि 5 वर्ष की सजा का तथा जुर्माना दोनों प्रावधान था। अभी क्या है कि जुर्माने की राशि को 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है ना। और कारावास के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उल्लंघन की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो ये परिवर्तन किए गए। एनबीए के विस्तार में देखेंगे तो एनबीए में 10 पदेन सदस्य होना अनिवार्य था। 5 गैर आधिकारिक सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते। ऐसा किसमें था 2002 के संशोधन अधिनियम में। लेकिन अभी क्या है 16 पदेन सदस्य होंगे। इसमें राज्य जैव विविधता बोर्ड के 4 प्रतिनिधि होंगे और साथ ही साथ 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे जो पहले थे वही थे, और 1 सदस्य सचिव होगा जो एनबीए का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा। तो ये हो जाएगा। अब इस विधेयक से जुड़ी चिंताओं में देखेंगे तो संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान की परिभाषा में अस्पष्टता, मतलब सीबीडी में जो नगोया और कार्टेजना प्रोटोकॉल में शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है ना। लाभ साझा करने से संबंधित स्थानीय समुदायों की भूमिका में कमी है, जिससे क्या होगा स्थानीय निकायों पर लाभ पर दावा करने वालों के प्रत्यक्ष भूमिका को समाप्त करता है ना। साथ ही साथ अपराधों और जुर्माने से जुड़ी चिंताएं हैं। बड़ी कंपनियां पूर्व मंजूरी लेने वाले को साझा करने अनिवार्यता से बच सकती है ना। निष्कर्ष में देखेंगे तो इन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या है कि भारत में समृद्धि जैव विविधता और इससे जुड़े पारंपरिक एवं समकालीन ज्ञान प्रणालियों के उद्देश्य के लिए समझौता किए बिना उनके विकास और उपयोगिता को बाधित करना और सुनिश्चित करना हो सकेगा। हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है पौध कृषि और कृषक संरक्षण अधिकार, कृषक अधिकार संरक्षण। तो ये क्या है कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स द्वारा दायर की गई एक अपील को खारिज कर दी गई, जो 2021 में पीपीवीएन एफआईआर प्राधिकरण ने एक आदेश जारी की कि आलू की एक किस्म जो थी एफएल 2027 में पेप्सिको को मिले आईपीआर पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द किया गया। तो इसमें मुद्दा क्या था ये हम जानेंगे, है ना। तो मुद्दा यह था कि आलू की जो एक नई किस्म थी उसको कृषि अनुबंध के तहत 2009 में प्रस्तुत किया गया था, है ना, और इसको आईपीआर के अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत किया गया। लेकिन क्या था कि पंजीकृत आलू की किस्मों को अवैध रूप से उगाने और आईपीआर के उल्लंघन करने का मुकदमा दायर किया गया। किसके द्वारा? पेप्सिको ने गुजरात में किया था, कुछ किसानों को लेकर। तो किसानों के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर 2021 में एफएल 2027 का पंजीकरण रद्द कर दिया। मतलब कहने का ये सबको उपस्थित हो जाएगा, उपलब्ध। अब ये जो अधिनियम 2001 का था उसमें क्या था, कानून निर्माण में ट्रिप्स समझौते का अनुच्छेद के तहत 27 के तहत बनाया गया था, है ना। यह नई मौजूदा किसानों द्वारा विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करने का दुनिया का एकमात्र आईपीआर कानून है, जो पौधे के ब्रीड्स के साथ साथ किसानों को भी बौद्धिक संपदा का अधिकार देता है। तो ये 2001 के बारे में था। अब अधिनियम का उद्देश्य क्या था इसमें हम देखेंगे तो पौधे के आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में किसानों के अधिकार को मान्यता देना, देश में कृषिगत विकास में तेजी करना, देश में बीज उद्योग को सुगम बनाना। संरक्षण के अवधि में देखेंगे तो वृक्ष और लताओं के मामले में 18 वर्ष था, अन्य फसलों के लिए 15 वर्ष और पहले से मौजूद किस्मों के लिए 15 वर्ष का आईपीआर जारी किया जा सकता था। तो ये हो जाएगा।
अब हम पीवीएनएफआर से संबंधित चिंताएं देखेंगे तो ये क्या था, बीजों तक सीमित पहुंच कर देते थे, क्योंकि ब्रीडरों को दिए गए अधिकारों के कारण पेटेंट वाले बीज महंगे हो जाते थे, है ना, जिससे किसानों तक नहीं पहुंच पाते थे। हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को प्राथमिकता दी जाती थी। लागू करने में चुनौतियां थी, जिसमें क्या था, जागरूकता का अभाव, संसाधनों और बुनियादी ढांचों की कमी जैसी चुनौतियां थी, है ना। बायोपायरेसी संबंधी चिंताएं भी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गई थी। निष्कर्ष में देखेंगे तो वैसे तो पीपीवीएनएफआर अधिनियम 2001 पादप ब्रीडर शोधकर्ताओं और किसानों के हितों को बढ़ावा देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता है। तो बस इसमें इतना ही जानना जरूरी था। अब ये देखेंगे कि भारत में बाघ संरक्षण, तो बाघ की स्थिति में जो रिपोर्ट आई है उसमें देखेंगे तो बाघ की रिपोर्ट से बहुत मूल बिंदुओं पर नजर डालेंगे तो आपके लिए क्या दिया गया है इसमें कि बाघों की आबादी उच्चतम सीमा 3,925 अनुमानित की है और इसकी औसत संख्या 3682 है ना। तो ये आपके लिए है। देश में बाघों की संख्या 2,967 वर्ष 2018 में थी, 3,682 वर्ष 2022 में है। बाघों की न्यूनतम संख्या वाले राज्य हैं जिसमें से आपका नागालैंड, जिसमें एक भी नहीं है, मिजोरम में एक भी नहीं है, झारखंड में एक है वर्तमान में, गोवा में 3 थे वर्तमान में 5 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 29 थे वर्तमान में 9 है। बाघों की अधिकतम संख्या वाले राज्य में मध्य प्रदेश 526 के साथ सबसे पहले नंबर में है ना। और उसके बाद नहीं 526 था, अब कितना हो गया है 785। कर्नाटक में पहले 524 अब 563 हो गया है ना। उत्तराखंड में 442 से 560 हो गए हैं, महाराष्ट्र में 444 हो गए हैं और तमिलनाडु में 306। तो ये हो गया आपका। तो ये 2018 के और 2022 के दोनों की एक तरह से आपको रिपोर्ट दी गई है। तो बाघ की रिपोर्ट में एक मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे तो क्या है कि भू क्षेत्र में भारत के कुल 53 टाइगर रिजर्व है ना, जो भारत की भूमि पर 2.3% भाग पर फैले हैं। अब बाघों की लगभग 75% आबादी कहाँ मौजूद है, आपके भारत में। मध्य भारत में शिवालिक पहाड़ियों तथा गंगा के मैदानी भागों में भारत के बाघों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता है। लगभग 35% टाइगर रिजर्व में तत्काल सुरक्षा उपाय करने और बाघों को फिर से बसाने की आवश्यकता है ना। बाघों की गणना के लिए एमस्टिप किया जाता है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन इन इकोलॉजी। इसमें इस तकनीक से बाघ का पर्यावरण क्षेत्र की जानकारी एकत्र करने के लिए ग्लोबल जीपीएस सिस्टम और रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाता है। कैमरा टैप पर आधारित कैप्चर मार्क किया जाता है ना। उन क्षेत्रों में जहां कैमरा टैपिंग नहीं है वहां बाघों की उपस्थिति पुष्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर टूल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें स्केट्स मल की सहायता से डीएनए का पता लगाया जाता है। अब इसके बाद क्या है, टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन MEE। तो ये क्या है कि इसमें भारत ने टाइगर रिजर्व में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन पर फाइनल रिपोर्ट जारी की, जिसमें क्या है कि 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसमें क्या है, पूरे देश में टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन करना था। अब NTCA और भारतीय वन्य जीव संरक्षण द्वारा संयुक्त रूप से इसे संचालित किया जाता है। ME 5वां का यह सरकार द्वारा आयोजित MEE का 5वां चक्र था, जिसमें आयुष्मान और सुरक्षित क्षेत्रों पर विश्व प्रकृति संसाधनों के आयोग ने संरक्षित जीवों में प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन हेतु फ्रेमवर्क तैयार किया था। तो ये हो जाएगा, बस इसमें इतना ही जरूरी है, बाकी ये आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। क्या है, अब है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। तो संसद ने इसको 2023 में पारित किया है। तो इसमें क्या है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संशोधन के द्वारा करके 2023 वाला लाया गया है। इसमें क्या है, 7वीं अनुसूची और सम्मति सूची का एक विषय है वन, है ना। सम्मति सूची होने के कारण संसद भी इस विषय पर कानून बना सकती है, जैसे आपको पता ही होगा। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या था कि वनों को काटने और भूमि के उपयोग पर कई प्रतिबंध थे, है ना, और इसके उल्लंघन का दंड का भी प्रावधान था। और संशोधन के बाद मूल अधिनियम को वन अधिनियम 1980 के नाम से अब जाना जाएगा। यह विधेयक अपने वनावरण वृक्षावरण को बढ़ाने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रीय महत्व की सामरिक एवं सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को लाभ करने में मदद करेगा, है ना। प्रमुख संशोधनों पर एक नजर डालें तो तार्किकता में देखेंगे तो यह संशोधन TN गोदावरवनवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न हुई अस्पष्टता के बाद इस अधिनियम को लागू करने को स्पष्ट करता है। प्रस्तावना में इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संबंधित लक्ष्यों को अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों में शामिल किया गया, जिसमें निवाल शून्य उत्सर्जन को एक तरह से प्राप्त करना, 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। दायरे में क्या आ रहा है कि वन के रूप से घोषित सूचित भूमि, है ना, 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड के वन में रूप दर्ज करना, गैर वन उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने आधिकारिक रूप से परिवर्तित किया जाना, है ना, ऐसी भूमि शामिल न की जाए।
छूट प्राप्त, इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियों को श्रेणियां जो भूमि इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से शामिल नहीं की गई उस पर वृक्ष लगाना या वृक्षारोपण या पुनर्नवीनीकरण करने की अनुमति देना। वानिकी में क्या होता है, गतिविधियों के तहत अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करना, है ना। वन भूमि के आवंटन, पट्टे में एक रूपता, राज्य सरकारों को अब पट्टे के रूप में अन्य प्रकार के सरकारी संस्थाओं को वन भूमि आवंटित करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है ना। निम्नलिखित में के मामले में केंद्र सरकार को और अधिक अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें किसी भी सर्वेक्षण के लिए शर्तें और नियम निर्धारित करना, छूट प्राप्त, इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियों के लिए भी शर्तें नियम बनाना जिन पर वृक्षों की कटाई की भरपाई के लिए वृक्ष लगाया जाए, है ना, और दिशा निर्देश जारी करना। तो ये हो जाएगा वन अधिनियम 2023 का। इस विधेयक को लेकर चिंताएं क्या थी कि वन संरक्षण अधिनियम उद्देश्य के एकदम विपरीत है ये, है ना। बहुत सारी गतिविधियां वन क्षेत्र के दायरे से बाहर रखी गई हैं, जिससे क्या होता है, वनों की कटाई को बढ़ावा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 1986 निर्णय को अप्रभावी बनाया जाए, जिससे मान्यता न मिलने पर हरियाणा में पवित्र उपवन मांगरबनी को प्राप्त संरक्षण समाप्त हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम अर्थात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी को मान्यता 2006 पर प्रभाव होगा, जिससे क्या होगा कि ग्राम सभा जैसे स्थानीय निकाय से अनुमति लेने के बाद ही छूट मिल पाएगी। संघवाद के ये विरुद्ध है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खतरा है। वृक्षारोपण बना प्राकृतिक वन से, जिसपे कहा होगा कि कृत्रिम रूप से वृक्षारोपण नहीं किया जा सकता है। तो ये इसकी चिंताएं हैं। निष्कर्ष में देखेंगे कि इस संशोधन का उद्देश्य वनों को संरक्षण को बढ़ावा देना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, देश में सभी वन भूमियों का एक तरह से आवश्यकता अनुसार व्यापक स्तर पर संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि संबंधित मुद्दों और समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अलावा वन भूमि का किसी भी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग संबंधित क्षेत्र की पारिस्थितिकी व्यवस्था की रक्षा और संधारणीय विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये होंगे। हमारा जो आज का 5वां टॉपिक है वो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। तो ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्या है कि एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मौजूदा ग्रैप में संशोधन की घोषणा की है ना। इससे क्या होगा कि इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण में कमी लाना है। तो इसके बारे में देखेंगे कि दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्यवाही की गई है, जिसमें क्या होता है, दिल्ली एनसीआर के खराब होती वायु का गुणवत्ता का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। एमसी मेहता बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता के संबंध में ग्रैप तैयार किया गया था, है ना। तो ये क्या था, ग्रैप को पहली बार पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने जनवरी 2017 में और पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। 2021 में ग्रैप को CAQM द्वारा लागू किया जा रहा है ना, जिसमें क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण और प्राधिकरण पर भी एक तरह से जिम्मेदारी अब भंग हो चुकी है। तो ये है। अक्टूबर 2022 में ग्रैप को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के आधार पर लागू किया गया है ना, जिसमें कौन कौन से PM पार्टिकल्स, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NH3 और लेड सीसा जैसे एक तरह से कह सकते हैं कड़की पदार्थ से PM से आशय है। तो ग्रैप के पुराने संस्करण को केवल PM2.5 और PM10 की सांद्रता के आधार पर लागू किया जाता था। तो NCR के लिए ग्रैप को दिल्ली में खराब गुणवत्ता वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर 4 अलग अलग क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो चरण 1 में जैसे इसमें बताया है खराब वायु, जिसकी दिल्ली का AQI कितना है 201 से 300, और चरण 2 में क्या होता है बहुत ही खराब, जहां 301 से 400, और चरण 3 में गंभीर, जहां 401 से 450, और चरण 4 में गंभीर प्लस वायु गुणवत्ता है ना, जिसका 450 से प्लस इसका AQI है। तब इस पे संशोधन के अन्य विशेषताओं पर एक नजर डालेंगे। तो नियमों को लागू करने के समय संशोधित ग्रैप को 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा, कम से कम 3 दिन पहले लागू किया जा सकता है ना। और ग्रैप के चरण 2, 3, 4 के तहत होने वाली कार्यवाही को संबंधित चरण के अनुमानित स्तर पर लाने के लिए 3 दिन पहले लागू किया जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब निष्कर्ष में देखेंगे तो IQ एयर द्वारा 5वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में 4थे स्थान पर आता है। इसलिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता को नियंत्रण करने और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए एकदम सही बताया है। हमारा जो आज का 6वां टॉपिक है वो प्लास्टिक प्रदूषण है। तो इसमें जानना जरूरी है कि स्विट्जरलैंड के एक रिसर्च कंसिस्टेंसी अर्थ एक्शन द्वारा जारी 2023 की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। कहाँ से लागू किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में एक इससे रिसर्च कंसल्टेंसी थी जिसका नाम क्या था, अर्थ एक्शन। इसने 2023 में प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट जारी की है ना, जिसमें क्या बताया गया कि 28 जुलाई 2023 के दिन पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया है ना। 6 जनवरी 2023 को भारत में प्लास्टिक ओवरशूट डे दर्ज किया गया। भारत उन 12 देशों में एक है जो दुनिया के 52% कुप्रबंधित अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो जाएगा।
तो इसमें इतना जानना जरूरी है। अब बाकी इसका एक डाटा इसमें सॉरी ये है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है ना। तो ये आपके लिए जरूरी है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसार भारत में करीब 12.3% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण किया जाता है ना। अर्थ एक्शन के अनुसार भारत में उत्पन्न 98.55% अपशिष्ट का ठीक से प्रबंधन नहीं किया जाता। तो ये हो गया। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए क्या पहले की गई थी, जैसे पहला है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 है ना, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022, जिसमें क्या था, निजी क्षेत्र भी प्लास्टिक पैक्ट ऑन प्लास्टिक कलेक्टिव आदि पहलों के माध्यम से सहयोग कर रहा है ना। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा द्वारा एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नाम से संकल्प को अपनाया गया था। निष्कर्ष में देखेंगे तो देश में प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाने आवश्यकता है, जिसमें क्या है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना, प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले खतरों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, नियमों को सख्ती से लागू करना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से को और अधिक मजबूत करना। तो ये हो जाएगा आपके लिए। अब ये नीली अर्थव्यवस्था है, इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें को हम चर्चा करेंगे। जैसे चेन्नई में G20 ECSWG तथा सदस्य देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की एक बैठक संपन्न हुई थी, है ना। इसमें समापन पर संधारणी और लचीली नीली अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांतों की एक पूरी व्यवस्था को अपनाया गया। तो नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी के घटक कौन कौन से, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्यायन, पर्यटन, समुद्री परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये आपकी नीली अर्थव्यवस्था से इकोनॉमी के घटक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो ये क्या है कि नीली अर्थव्यवस्था क्या है कि आर्थिक समृद्धि बेहतर आजीविका और रोजगार के लिए महासागरीय संसाधनों का संधारणीय उपयोग से है, जिसका SDG 40 यह सागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के उपयोग से संबंधित है ना। भारत में इसका क्या महत्व है, भारत में अर्थव्यवस्था का अनुमानित आकार इसमें 4% के बराबर है इसके GDP में, है ना। विशिष्ट समुद्री स्थिति, भारत की लगभग 7,570 किलोमीटर तट रेखा है, जिसमें 12 प्रमुख बंदरगाह और 187 छोटे बंदरगाह शामिल हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है जो भारत के, है ना। और मौजूदा क्षेत्र को के लिए लाभ जैसे व्यापार, पोत परिवहन, तो इसके हिसाब से भारत में नीली अर्थव्यवस्था बहुत ही जरूरी है। अब ये भारत के समक्ष चुनौतियां क्या हैं। भारत में विशिष्ट संगठनात्मक फ्रेमवर्क का अभाव है, कोई एक तरह से कह सकते हैं कि नियम नहीं है, न उसका मूल्यांकन निगरानी करने फ्रेमवर्क नहीं है, व्यापक कानून का अभाव है, मापन संबंधी चुनौतियां हैं, है ना। तो आगे की राह में इसको सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, एक बेहतर नोडल एजेंसी स्थापित करना, जो क्या है एकीकरण मतलब एकीकृत तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर सके, एक नियंत्रित समय अंतराल पर सर्वेक्षण करना, हाँ कि कहाँ क्या है, और पता लगाना कि अलग अलग मानदंडों के आधार पर इसमें किस हिसाब से खनिजों के बेहतर स्रोत हैं, है ना। एक नई राष्ट्रीय नीति, मानचित्र और डेटा नीति को तैयार करना, ताकि क्या हो कि पारदर्शिता और मामले में बढ़ती अनिवार्यताओं को संतुलित कर दिया जा सके, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके, और जो निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। तो ये हो जाएगा। 8वां जो हमारा आज का टॉपिक है, रिसोर्स इफिशियंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन। ये तो मेरे हिसाब से इकोनॉमी में होना चाहिए, पर इसमें यहाँ डाला गया है, पर देखते हैं क्या है। तो ये G20 पर्यावरण और जलवायु संधारणीयता कार्य समूह की चौथी बैठक में इसको आरंभ किया गया है, हाँ, है ना। तो RECEIC के बारे में देखेंगे। तो ये क्या है कि यह उद्योग संचालित एक पहल है, लगभग 39 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में है। इसका मुख्यालय 11 देशों में स्थित है ना। तो इसमें क्या है, गठबंधन के समय प्रभाव डालने की जो जिम्मेदारी है, जैसे जमीनी स्तर पर जुड़ी सफलता को प्रदर्शित करना, कच्चे माल के उपयोग करना अवशिष्ट दूसरे उद्योग में, मूल्य श्रृंखलाओं के सहयोग को संभव बनाना, है ना। असंगठित क्षेत्र में MSME कंपनियों को शामिल करना, क्षमता और प्रौद्योगिकी सहयोगों को बढ़ाना, है ना। संवाद या वार्ताएं आयोजित करना, तकनीकी नवाचार उच्च प्रभाव पैदा करना, है ना। चक्रीय व्यवस्था के 6R जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिमैन्युफैक्चर, रिपेयर और रिसाइकल के तहत संधारणीयता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल बढ़ाना, है ना। क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करना, निवेश की सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी में परियोजनाओं के लिए रियायती वित्त जुटाया जा सके। तो ये हो जाएगा। पोत परिवहन द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए IMO रणनीति 2023
तो ये सुर्खियों में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने पोतों जहाजों में होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रणनीति को अपनाया गया, जिसमें क्या है कि समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति के 80वें सत्र में अपनाया गया है ना, जहां आईएमओ की एक महत्वपूर्ण समिति है। पोत परिवहन उद्योग द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में एक तरह से 2.89% की हिस्सेदारी है ना, जिसमें CO2, BC, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx और N2O शामिल है। तो इसमें प्रमुख प्रावधान में देखेंगे तो क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, जिसे 2030 तक CO2 के उत्सर्जन में कम से कम 40% की कमी की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन में होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उच्चतम स्तर को सीमित करना है ना। नए पोतों की ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाना, प्रौद्योगिकी को अपनाना, जिसमें क्या हो सके कि 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में शून्य या लगभग शून्य उत्सर्जन करने वाले विकल्पों की हिस्सेदारी को कम से कम 5% करना और इसे 10% तक लाने का प्रयास करना। पोतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के समस्त चुनौतियों में जैसे नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए बाध्यकारी नहीं है ना, रेट्रोफिटिंग की उच्च लागत है ना, पारंपरिक ईंधन को त्यागने में बाधा आ रही है, अन्य चुनौतियों में अधिक कार्यबल, संसाधन, निगरानी और सहयोग की आवश्यकता आदि भी शामिल है। तो ये हो जाएगा। निष्कर्ष में हम देखेंगे तो पोत परिवहन में उद्योग में होने वाले उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। इसमें क्या किया जा सकता है कि नवाचारी डिकार्बोनाइजेशन मामलों में अपनाकर वैश्विक सहयोग को सुनिश्चित करके बाजार आधारित उपयोगों को बढ़ावा देकर विकासशील देशों से सहायता प्राप्त लेकर और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर इसको सुधारा जा सकता है। हमारा जो आज का 10वां टॉपिक है वो है विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा। तो भारत ने पवन ऊर्जा का मूल्यांकन पर संसद की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ना। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम देखेंगे तो अवस्थिति के आधार पर पवन ऊर्जा का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें डेटा बैंक देखेंगे तो पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत का चौथा स्थान है ना, चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद। ये पवन ऊर्जा जो है 10.3% ऊर्जा क्षेत्र में योगदान करता है और इसकी कुल स्थापित क्षमता 43.3 गीगावाट है। तब अवस्थिति के आधार पर पवन ऊर्जा में जाने तो पहला है तटवर्ती पवन ऊर्जा। इसके तहत विंड टरबाइंस मुख्य भाग समुद्र किनारे होते हैं। अब तटीय इसके विंड टरबाइन समुद्र या बड़े जल निकाय में स्थापित किया जाता है ना। तो ये हो गया। अब पवन ऊर्जा के लाभ देखेंगे तो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें पंचामृत प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में मदद मिलेगी है ना। भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित UNFCCC COP27 में पंचामृत प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत किया गया है ना। तो ये हो जाएगा, इसके ये लाभ है। इसके रखरखाव में लागत में कमी आती है, हाइब्रिड प्रणाली का विकास किया जा सकता है, लागत प्रभावी होती है, रोजगार में सृजन होता है। अन्य लाभ में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक है। साथ ही इसे दूरस्थ तटीय क्षेत्र में, द्वीपीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किया जा सकता है। अब भारत में पवन ऊर्जा से विकास में आने वाली चुनौतियों में पहला क्या है, भौगोलिक सघनता है ना। तो देश में पवन ऊर्जा के लिए आदर्श स्थल बहुत कम है ना। मध्य प्रदेश आदि के भूभाग पहले ही काफी हद तक दोहन किया जा चुका है। रिपावरिंग ऑफ विंड द विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए मसौदा नीति 2022 को मंजूरी देने में विलंब किया जा रहा है। उच्च टैरिफ है, वन्य जीवों पर इसका प्रभाव भी पड़ता है प्रत्यक्ष रूप से है ना। तो इस कारण से इसमें चुनौतियां हैं। अब तटीय विंड और चुनौतियां क्या है कि उपयोग न की गई अब तटीय पवन ऊर्जा, विंड फार्म्स के स्थल तक बिजली पहुंचाने वाली केबल्स की रक्षा करना, क्योंकि क्या होता है कि केबल्स की सुरक्षा जहाजों के एंकर्स, मछली पकड़ने वाले बेड़े, जाल आदि को करनी पड़ती है। अब तटीय विंड फार्म का डिजाइन, विनिर्माण और परिचालन और स्थानीय लोगों पर प्रभाव। तो इस तरह से इसको चुनौतियां हैं। तो ये हो जाएगा। बाकी संक्षिप्त सुर्खियों में फसल अवशेष प्रबंधन दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें धान की पराली जलाने के लिए अन्य स्थान पर संभव बनाया जा सके, जिससे क्या हो कि जो जलाया जाता है उससे आपका वायु प्रदूषण होता है। तो इसके लिए तकनीकी लाई गई है, तो जिसमें कुल लागत का 25% उद्योग जगत उपलब्ध कराएगा, बाकी शेष 10% का योगदान किसान, ग्रामीण उद्यमी और किसान उत्पादक संगठन देंगे, जिसमें क्या होगा कि मशीनरी और उपकरणों की खरीद से आने वाली पूंजीगत लाभ को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो ये हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम में क्या है कि इसके 2023 में क्या किया गया है कि कार्बन ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी कार्बनिक करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी है ना। इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय संचालन समिति अर्थात इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा। हाँ, तो ये उसके लिए है। और क्या है, भारत में जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड, तो ये उतना जरूरी नहीं है। विश्व मौसम संगठन WMO द्वारा ओजोन एवं अल्ट्रावायलेट बुलेटिन जो लाया गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक नए बुलेटिन से पता चला है कि ओजोन परत में निरंतर किंतु धीमी गति से सुधार हो रहा है ना।
इसमें क्या है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें किए गए संशोधनों के ओजोन क्षयकारी पदार्थों को समाप्त करने में 99% सफल रहे, है ना। जनवरी 2022 में हंगा हवाई ज्वालामुखी जो फटा था, उसमें क्या था कि करीब जलवाष्प की मात्रा को 5% 10% तक बढ़ा दिया गया था और पृथ्वी की लगभग 90% ओजोन को क्षोभ मंडल के ऊपरी संताप मंडल में पाई जाती है। तो ये हो जाएगा। पशुओं के बीच आपसी संचार जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये भी जरूरी नहीं है। वनस्पति, इसमें इतना जानना जरूरी कि जीव जंतुओं के डेटाबेस में करीब 664 जंतुओं और वनस्पतियों के डेटाबेस में 339 नई प्रजातियों को इस्तेमाल किया गया है। यह सूची पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है ना। इस सूची में नए पशुओं के नए रिकॉर्ड और वनस्पतियों के नए संबंधित रिकॉर्ड भी शामिल किए जाएंगे। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वनस्पति की खोजों को बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया संकलित करते हैं। तो ये हो जाएगा। बाकी गम्बूसिया, क्रिप्टोबायोसिस ये उतना जरूरी नहीं। तो हाँ, आपके लिए इतना ही जरूरी था। तो इस तरह से आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करके इस जो सेशन चालू हो रहा है उसको सफल बनाएं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।